Hello guys, this is Sanjay Yadav. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about basic introduction of chemical kinetics. सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली होता क्या है, चलिए बात करते हैं केमिकल काइनेटिक की। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक इज नथिंग बट इट इज़ द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड द इफेक्टिव स्टडी ऑफ इफेक्टिव फैक्टर ऑफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बोल दिए अपन, तो ये जो आपका केमिकल काइनेटिक होता है ये आपका स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो आपके फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं रेट को, उनके बारे में पढ़ना। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है रेट। तो एक्चुअली रेट क्या होता है, तो जनरली आप रेट के लिए बात करते हैं कि अगर हम किसी के बीच कंपटीशन करते हैं, जैसे कि किसी के बीच रेस हो रहा है, तो रेस हो रहा है तो कोई जो डेस्टिनेशन पॉइंट पर जो है पहले पहुंच जाता है, कोई हम जैसे कि डेस्टिनेशन पॉइंट पर लेट पहुंचते हैं, तो हम बोलते हैं कि वहाँ जो उसका जो स्पीड है, मतलब उसका जो रेट है उस मतलब मूवमेंट करने वाले पर्सन का, वो हाई है, और हम पीछे इसलिए हो गए कि हम जो है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जल्दी नहीं पहुँचे, मतलब वहाँ पर हमारा स्पीड कम हो गया। तो क्या यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन के बीच भी रेस होती है? ये लीजिए, मतलब यहाँ पर आप रिएक्शन कर रहे हो तो किसी टाइम पर ये जो है जो आपका रिएक्शन ट्यूब है वो आ करके जंप करके यहाँ आएगा ना, तो ऐसा नहीं होता। फिर भी हम बात करते हैं रेट की स्पीड की केमिकल रिएक्शन की। तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम एक्चुअली जनरली ये देखते हैं कि कोई रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, तो रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जो क्या करता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, यही तो आपका केमिकल रिएक्शन है, ना कि कोई यहाँ पर जो आपका रिएक्शन ट्यूब है वो जंप करके अपने किसी दूसरे प्लेस में चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही तो चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली बोला ही यही जाता है कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद इन टाइम लिमिट, क्या बोलते हैं आप, वही आपका उस रिएक्शन का रेट कहलाता है। क्लियर है? तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रेट के लिए क्या बोल दिया, तो रेट इज इक्वल टू बोल रहा हूँ कि रेट जो है आपका चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बटे टाइम लिमिट, जो आप टाइम लिमिट दिए हैं उस टाइम लिमिट में आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका चेंज कितना हो रहा है, उसी का स्टडी क्या कहलाता है, आपका रेट। क्लियर है? ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको लिख दिया जाता है कि रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस dx बाई dt, जहाँ पर dx क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। पॉजिटिव साइंस किसके लिए होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइंस जो होता है ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में होता है, और निगेटिव साइन किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया रेट। तो यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंजेस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं शो करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका, एक जो होता है लीनियरली बोलता है, एक जो है आपका डिक्रीज होता है कंटिन्यूसली, और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ये प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन है, और ये जो आपका डिक्रीज हो रहा है वो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अब ग्राफ किन के बीच खींचा गया है, तो ग्राफ जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच खींचा गया है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, हम रिएक्शन को कितने टाइप में बांट देते हैं। केमिकल रिएक्शन को कई तरह से डिवाइड किया जाता है, हम यहाँ पर उनके नेचर के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं देख लेते हैं। ये है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है इसको मैं एक बोल रहा हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन, तो दूसरा मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये लीजिए, अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है,
तो बोला जाता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि किसमें हो, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, सिंगल स्टेप में होने का मतलब ही क्या है कि आपका कोई भी डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट ना बना हो, नॉट फॉर्मेशन ऑफ एनी डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज़ बोला जाता है जो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपका जो मॉलिक्युलैरिटी होती है, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ऑर्डर, मॉलिक्युलैरिटी यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सेम। क्या होता है? सेम होता है। एक्सेप्ट क्या है आपका? एक्सेप्शन होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या करता है? इस रूल को फॉलो नहीं करता। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या बोला जाता है कि उसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या बोलते हैं? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बोला जाता है कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। ठीक है। इसके लिए बोला जाता है कि एटलीस्ट वन डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर की क्या बात करते हैं। तो यहाँ पर नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते ही नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे आपके आप ये बोल सकते हैं इंडिविजुअल स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी टर्म का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं माना जाता। क्लियर है? ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका एसएसए और इक्विलिब्रियम के अप्लाई करके आपका ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर एक टर्म आता है आपका मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। तो अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है। तो देखिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है? मॉलिक्युलरिटी और इधर देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है। ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी जो होता है ये होता है, जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ H2 + I2, ये बना रहा है आपका 2HI। ये लीजिए। ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी बोला जाता है किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। ठीक है। ये एप्लीकेबल होता है कि इनके लिए, तो ये एप्लीकेबल होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है? तो सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं एक रिएक्शन की, जैसे कि आपका A + B = क्या बना रहा है? प्रोडक्ट P। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसके लिए एक रेट लॉ लिखा जाता है कि रेट = K A की पावर में X B की पावर में Y। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑर्डर n = बोला जाता है X + Y।
तो ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ऑर्डर इज नथिंग बट इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, सॉरी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन द रेट लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। मतलब किसी के रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उसके पावर में जो होता है उसका सम ही क्या कहलाता है? उस उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब आइए यहाँ पर, तो जो मॉलिक्युलरिटी होती है इसको हम डिफाइन कर लिए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एनी एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरी चीज़ कि आपका मॉलिक्युलरिटी जो होता है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी जीरो, फ्रैक्शनल और निगेटिव नहीं हो सकती। तो वैसे ही यहाँ पर आपका किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो आपका ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, निगेटिव ऑर्डर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑर्डर जो है ज़ीरो, निगेटिव और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन ये जो है मॉलिक्युलरिटी जीरो, फ्रैक्शनल और निगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला जाता है कि मॉलिक्युलरिटी इज नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी हाई, दैट मीन्स मोर देन 4 और 3। मतलब आपकी मॉलिक्युलरिटी जो होती है लगभग 3 के आसपास होती है, 4 बार से ज़्यादा नहीं होती। और ये क्यों होती है? तो ये जो होती है ये होती है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? ठीक है। तो वैसे ही ऑर्डर के लिए भी क्या बोला जाता है? तो ऑर्डर इज आल्सो नॉट वेरी हाई। यहाँ भी आपका मोर देन 4 आपको ऑर्डर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। इसका भी रीज़न क्या है? तो इसका भी रीज़न है आपका बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर। क्लियर है? आई होप कि आपको इनके बीच डिफरेंस और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं मॉलिक्युलरिटी के लिए एक टर्म बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एलिमेंट्री स्टेप का जो बैलेंस्ड रिएक्शन आप चेंज करते हैं तो उस बैलेंस्ड रिएक्शन को चेंज करने पर उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं इसी की बात करूं तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए मेरा मॉलिक्युलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन दैट रिएक्शन इज 2। अगर इसी का मैं दूसरा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2H2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4HI। तो यहाँ पर क्या मेरा मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? 4 होगा क्या? मॉलिक्युलरिटी 4 नहीं, यहाँ भी आपका मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो है लेकिन इसका स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है। इसको हम और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा भैया, यहाँ से क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। क्लियर है? ये हुई बात मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर की। ठीक है? ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेट लॉ की। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैं रेट लॉ को यहाँ पर इसलिए डिस्कस करूँगा क्योंकि रेट लॉ से मैं आपको रेट कांस्टेंट बताऊँगा। रेट कांस्टेंट बताने के बाद मैं आपको स्पेसिफिक रेट बताऊँगा और स्पेसिफिक रेट में आपका जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट और आपका जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट हम कैसे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं इसको बताने वाला हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद हम रेट लॉ के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ जो होता है किसी रिएक्शन के लिए, सपोज अब पढ़ते हैं अपन रेट लॉ। ठीक है, चलिए सपोज कोई मेरा ए जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इसके लिए रेट लॉ जो बोला जाता है
कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, पावर में n। चलिए इसका मतलब क्या होता है, रेट लॉ क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ the rate of that reaction is directly proportional to the concentration of the reactant which part effectively on that reaction। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि rate according to rate law the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactant which participate effectively on that reaction। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को एक कांस्टेंट लेकर के अगर रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा मेरा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर में n। ये लीजिए, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट क्या है आपका, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर में n, जहाँ पर ध्यान दीजिए के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं k आइडेंटिफाई करूं तो k बराबर क्या होगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन a की पावर में n। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया रेट कांस्टेंट का रिलेशन। अगर मैं यहाँ से आपका यूनिट निकालूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो भैया रेट बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से, तो के बराबर ये होगा रेट, रेट क्या होता है, तो ये होता है प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी बटे में आपका ए की पावर में n। तो यहाँ से अगर मैं आपको रिलेशन लिखता हूँ तो ये डी एक्स क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म का आपका मोलर में होता है, तो मोलर को क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर, तो ये हो गया मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का, बटे में आपका क्या होगा, कोई भी टाइम दे सकता है, वो सेकंड दे सकता है, मिनट दे सकता है, आवर, डे, और आपका कुछ भी दे सकता है, ईयर दे सकता है, टाइम का कोई भी यूनिट दे सकता है, तो टाइम हो गया। बटे में क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन का क्या होता है, तो मोलर को क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर पावर में n। क्लियर है। तो क्या अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो इसका यूनिट जो होगा, देखिए मोल, ध्यान दीजिएगा, मोल पर लीटर बेस सेम है, ऊपर जाएगा तो ये जो है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि इसके पावर में क्या है, 1 है। तो देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो ये मोल पर लीटर की पावर में 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस n, और आपका टाइम जो है, टाइम बटे में टाइम है, ये लीजिए बटे में टाइम। क्लियर है, ठीक है। तो इस रिलेशन को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस रिलेशन को लिख रहा हूँ, ये लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा यूनिट हो जाएगा के का मोल पर लीटर पावर में 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर का निकालना चाहूँ तो n बराबर क्या रख दूँगा, 0। फर्स्ट ऑर्डर का निकालना चाहूँ तो मेरा n बराबर क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही अगर मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना चाहूँ तो n बराबर क्या रखूँगा, 2। और अगर यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा n बराबर 3। आप इजीली रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर n बराबर मैं 0 रखूँगा तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका यूनिट आएगा k इज इक्वल टू मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। क्लियर है, ठीक है। वैसे ही इसका क्या आएगा, तो ये जो है 1, मैं n बराबर में रखूँगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पावर में पूरा आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा टाइम इनवर्स। तो इसके लिए मेरा k का यूनिट क्या आएगा, तो ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। जो भी टाइम जो दिया रहेगा आपका, इनवर्स हो चाहे सॉरी मतलब सेकंड हो, चाहे आपका मिनट हो, चाहे आवर्स हो। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिट हो जाएगा मेरा मोल पर लीटर, 1 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन -1 में आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टाइम इनवर्स। तो इसको और सॉल्व करेंगे
तो ये K इज इक्वल टू, देखिए नीचे आएगा तो ये मोल इन्वर्स में हो जाएगा, प्लस है तो लीटर माइनस में, इन्वर्स में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लीटर प्लस में हो गया और ये टाइम इन्वर्स। क्लियर है? वैसे ही ये आपके लिए वर्क है कि आप यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के, दैट मीन्स n का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आपका जो है थर्ड ऑर्डर के लिए k का रेट कांस्टेंट, मतलब k रेट कांस्टेंट जो है उसका यूनिट निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कि आसानी से हम किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक रेट की। स्पेसिफिक रेट, ये लीजिए, तो आपको पता है अभी हमने रेट के लिए क्या लिखा, तो रेट इज इक्वल टू होता है k a की पावर में n, ये लीजिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक का मतलब ही क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन। तो अगर मैं किसी, मतलब आपका जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या ले लूँ, 1 मोलर, मतलब वो 1 मोल पर लीटर, तो वहाँ पर मैं एक जगह में क्या रख दूंगा 1, तो 1 की पावर में कुछ भी ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, तो 1 की पावर में अगर 3 रहता है, 1 की पावर में 2 रहता है, तो उसका इसका पूरा जो सॉल्यूशन है 1 ही आना है। तो यहाँ पर इफ़ a इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेट इज इक्वल टू k, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका रेट है यही क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका स्पेसिफिक रेट, और ये कहलाता है आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेट इज इक्वल टू k तो है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रेट कांस्टेंट और रेट के लिए स्पेसिफिक कंडीशन पर, दैट मीन्स स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो सेम होगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बट यूनिट ऑफ बोथ आर नॉट सेम। सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि रेट का तो जो आपका यूनिट है वो तो क्या होता है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। क्लियर है? लेकिन k का यूनिट जो है ऑर्डर टू ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता है। तो k का यूनिट जो है ऑर्डर पे डिपेंड करता है, इसलिए इन दोनों का यूनिट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद मैं छोटा सा आपको एक टर्मिनोलॉजी या एक फैक्टर जो बच गया इस लेक्चर का, वो होता है आपका जो इफेक्टिव फैक्टर है रेट कांस्टेंट का, उसको मैं यहाँ पर डील कर देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। आप जनरली क्या पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट, कि किसी रिएक्शन के रेट को कौन कौन फैक्टर डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन, तो ये टेम्परेचर, तो ये और ये। ठीक है, तो जनरली हम कंसंट्रेशन के मतलब रेट के फैक्टर को तो पढ़ते हैं, लेकिन रेट कांस्टेंट के फैक्टर को मिस आउट कर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये होता है आपका, याद कर लीजिए, CANT। ठीक है, क्या होता है तो आप याद कर सकते हैं, कांट करके याद कर सकते हैं, CANT। तो CANT में भैया C का सबसे पहले तो आपका मन कहाँ जाएगा कि ये जो होगा क्या होगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या, तो कंसंट्रेशन के तो ऊपर रेट कांस्टेंट बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो C का मतलब क्या है, तो C का मतलब है कैटेलिस्ट। रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट अगर आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी आना जरूरी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी A से क्या है आपका, तो A जो होता है आपका ये है एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है किसी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। N क्या है आपका, तो N है आपका नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही T क्या है आपका, तो T से है आपका टेम्परेचर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये फैक्टर्स क्या हो समझ में आए होंगे।
ठीक है। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट नहीं करता। जनरली आप देखे होंगे किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो होता है किसी रिएक्शन के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है अगर मैं कंसंट्रेशन 100 और 50 के बीच बात कर रहा हूँ तो रेट कांस्टेंट का यूनिट 10 आया है तो 50 से 20 तक रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। किसी एक ही रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो वैसे ही सेम होता है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है कि पहले जैसे फर्स्ट ऑर्डर का बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में जब रेट ऑफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो रेट हाई होता है, फिर कम होता है तो फिर कम होते जाता है, तो रेट में वेरिएशन आ रहा है। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर जो रेट कांस्टेंट निकालोगे वही आप लो कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट निकालोगे तो वही का वही आने वाला है। क्लियर है? ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस जो लेटेस्ट वीडियो डलेंगे उनका आप नोटिफिकेशन आप तक जल्दी प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। थैंक यू।